आज के ये मीटिंग जो हो रही है, आज से 300 साल पहले, 200 साल पहले 1600 शहीदों ने अपना यहाँ लहू बहाया था। आदिवासी भाइयों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनके पर होते अत्याचार के जो है उसके सामने आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने जो शहीदी दी थी, वो दिन का अभिवादन करते हुए बिरसा ब्रिगेड की ओर से आज ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसको आदिवासी राष्ट्रीय अधिकार परिषद के तौर पे भी जो है परिवर्तित किया गया है। ये मौके पे यहाँ उपस्थित मौलाना नुमानी साहब, मेरे साथी भाई सतीश पेंडाम जी, जिनसे मेरा परिचय जब मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस का इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी था 5 साल पहले, तब से हुआ है। ऐसे मेरे बड़े जुझारू साथी, बड़े लड़ाक ऐसे भाई सतीश पेंडाम जी, यहाँ उपस्थित किरण लमेते जी, तोड़सम साहब, राजू तोड़सम साहब, मंच पर सभी सम्मानीय मेहमान और यहाँ पूरे प्रदेश से पधारे हुए, अन्य राज्यों से भी पधारे हुए सभी मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, साथियों और मित्रों, आप सबका जय जोहार। ये दिन इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये एक ऐसी समर्पण की, त्याग की और सम्मान के लिए अपने आप को पूरा न्योछावर करने की जो लड़त थी, वो लड़त का सर्वोच्च बलिदान यहाँ अंकित हुआ है ये काले चबूतरे पे। और ये दिन को याद करते हुए हम सबका जो है एक फर्ज बन जाता है कि ये सम्मान की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, राघोजी वगैरह जी ने जो सब बलिदान दिया, वो जो है राघोजी साहब की बलिदान जो है व्यर्थ न जाए। मगर आने वाले दिनों में ये समाज जो अपने सम्मान संस्कृति की रक्षा के लिए लगातार जूझ रहा है, वो सम्मान की लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक यूनिटी बना के आगे चले। आप सब जानते हैं 1857 का जो विप्लव हुआ, स्वतंत्र संग्राम की पहली जो लड़ाई हुई, वो लड़ाई में भी आदिवासी भाइयों का बड़ा योगदान था। मैं मध्य प्रदेश में 3 साल रहा हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और इसके साथ लगे हुए महाराष्ट्र के भी सभी प्रदेश, हर जगह से छोटे मोटे और बड़े भी कई जगह पे आज़ादी के लिए आंदोलन हुए। इवन 20वीं सदी में भी जो है मानगढ़ और दृढ़वाव की घटनाएं बनी, जिसमें हजारों आदिवासी भाइयों ने अपना बलिदान दिया। और ये लड़ाई इसलिए थी, आज़ादी की लड़ाई ये देश में इसलिए थी कि ब्रिटिशरों ने उसको गुलाम बनाया था। मगर वो आज़ादी की लड़ाई को जिन्होंने दिशा दी थी, ऐसे महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और उसके साथ बाबा साहेब अम्बेडकर हो, उन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के बाद निश्चय किया था कि ये देश के हर समाज जो है, ये देश इतना बड़ा देश है कि जहाँ आज हमारे देश में 30 राज्य हैं, 600 से भी ज़्यादा जो है उसमें भाषाएं बोली जाती हैं और इतने प्रांतों में, इतनी भाषाओं में विभाजित लोग और इतनी तरह से हर जो है समाज है, उसकी संस्कृति है, उसमें भी विभाजित हुए लोग और उनके जैसे आदिवासी समाज के बोलते, ये देश के आदिवासी समाज कम से कम 8 से 10% की जिसकी आबादी है,
और जिसकी जो है आज की जनसंख्या के आधार पर कहें तो ये देश में 15 करोड़ से भी ज़्यादा जो समाज है उनमें भी बसे हुए 600 से भी ज़्यादा उनके सब सेक्शंस है, उसकी सब जातियां हैं, उस सभी की जो है अपनी परंपरा है, वो सबका सम्मान होना चाहिए। और इसीलिए जो है हमारा मैनिफेस्टो था, हमारा संविधान था, वो संविधान में दाखिल कर गया था जो है पेशा का उल्लेख किया गया था। सभी को एक बंधारणीय अधिकार से अपनी परंपरा का, धार्मिक अनुसरण का भी स्वतंत्रता दी गई थी, सबको समानता दी गई थी। मगर आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति तो वो है, आप अभी अधिकार की बात करते हैं, अभी कुछ जो है आप अधिकार जो आपको संविधान में दिए गए, पेशा के एक्ट हो, जंगल जमीन के अधिकार हो, ग्राम सभा का अधिकार हो, आपकी खुद की जो है न्याय प्रणाली है उससे संरक्षण की बात हो, मगर उसके पर लगातार अतिक्रमण करने की आज एक देश का एक समूह अपने आप को जो है थान के बैठा हुआ है। शुरुआत तो करते हैं वो आदिवासी भाइयों को वनवासी कहने की शुरुआत करने लगे। वो आदिवासी भाइयों के जो धर्म है उसको कहते हैं वो तो हिंदू हैं। वो आदिवासी भाइयों को कौन सा करना चाहिए उसके लिए भी जो कानून ला रहे हैं, कॉमन सिविल कोड, उसके तहत भी जो है सभी लोगों को अपने जो अपनी शादी की, लगन की, मृत्यु के समय की सभी जो परंपरा है, आदिवासी परंपरा है, अन्य समाजों में परंपरा है कि जहाँ अपने बच्चों को क्या अधिकार देना है, बेटियों को क्या अधिकार देना है, वो सभी के पर अतिक्रमण करने की चेष्टा कर रहे हैं। और ये तहत सभी लोगों को वो जताना चाहते हैं कि ये सभी हिंदू है और हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करते करते हिंदू राष्ट्र से उनको तो कोई लेना देना नहीं है। आप जो है उनसे कुछ भी कह दो कि ये करना कर दो, जैसे 2019 के चुनाव के लिए कहा गया जाता है कि जो कश्मीर में घटना हुई और वो जो है इसमें 70 से भी ज़्यादा सीआरपीएफ के जवान का बलिदान हो गया, वो घटना भी जो है मानवीय स्वरूप से दी गई एक साजिश थी। इसी प्रकार का उनके खुद ने एक लीडर ने, वहाँ के गवर्नर ने बयान दिया है और उसका संज्ञान लें तो मैं कह सकता हूँ कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जो बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसकी संस्कृति की बात करते हैं, हिंदू धर्म की संस्कृति तो वो है कि जो सबसे ज़्यादा सहिष्णुता का संदेश देती है, सबका सम्मान करने का संदेश देती है, गरीब लोगों के लिए जो है संवेदना का संदेश देती है, करुणा का संदेश देती है, नहीं कि किसी को मार दो, किसी को ख़त्म कर दो, किसी को अपमानित कर दो। मगर आज जो परिस्थिति बनी हुई है, एक आदिवासी युवा के पर वहाँ का मध्य प्रदेश का कोई अपर कास्ट का कोई युवान जाके उसके पर पी कर सकता है, उसका क्या मतलब निकाले हम। आज ये जो प्रकार से मणिपुर में घटनाएं हुई, बहनों की इज्जत जो प्रकार से लूटी गई और उसके पर जो अत्याचार और जुल्म हुआ, और उसके लिए प्रधानमंत्री से लेके एक भी व्यक्ति जो एक शब्द नहीं बोला, गृह मंत्री भी शब्द नहीं बोले, और वो जो है उनका आदिवासी मंत्री भी जो है और कानून मंत्री मौन धारण करके बैठ गए, उसके लिए हम क्या कहें। ये जो करना चाहते हैं वो तो ये देश में भाई से लड़ा के पोलराइजेशन करके अपनी सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। कई जगह पे थोड़े दिन पहले कई लोगों ने वो भी कह दिया था कि जैसे गुजरात में गोधरा की घटना हुई, उसके बाद यहाँ पुलवामा की घटनाएं हुई चुनाव जीतने के लिए, और इसी तरह हो सकता है कि आने वाले दिनों में किसी और घटना को भी अंजाम दिया जाए। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप जो है एक बार जरूर से सोचें कि आज ये सरकार ये सब जो कर रही है, आदिवासी भाइयों का अपना अधिकार देने से मना कर रही है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको अधिकार देने से मना कर रही हैं, वो मना इसलिए कर रहे हैं कि जो आज की सरकार चल रही है वो चंद मूढ़ीवादियों के लिए सरकार चल रही है। उनके 5 मूढ़ीवादियों से उसका समझौता करके ये देश के जितने भी संसाधन हैं उसको लुटा रहे हैं। किसी भी देश की, लगता है पवार साहब आए हैं, मगर सब आते हैं तब तक मैं मेरी बात चालू रखता हूं। किसी भी देश में आर्थिक प्रगति तब होती है जब ये देश की जो अर्थ उपार्जन होता है, वो अर्थ उपार्जन होता है उसका
सही तरीके से वितरण किया जाए। हम लोगों ने देखा है कि यह देश में पिछले 25 साल में जो परिस्थिति हुई, जिसमें धनी लोग और धनी बन गए और गरीब लोग और गरीब बन गए। आज की हमारी समस्याएं हैं कि जो समानता है खत्म होती जाती है, रोजगार खत्म होते जाते हैं और शोषण की जो है एक परिपाटी जो है विकसित होती जाती है। हम जानते हैं कि जो है आज पूरे देश में जो कोई भी प्रश्न है, पवार साहब का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये देश में मैं जो आपसे कह रहा था, अभी हमारी जो परिस्थिति बनी हुई है, अधिकार खत्म होते जा रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के नाम से लगातार शोषण किया जा रहा है। और मैं जानता हूं कि जब आज़ादी मिली थी, आज़ादी में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में जो रिजर्वेशन के अधिकार दिए थे, तो प्रदेश कोई भी राज्य के कोई भी दूर दराज के प्रदेश में भी जो है लोगों को छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाती थी। और जो परिवार को वो नौकरी मिल जाती थी, फॉरेस्ट बीट गार्ड बन गए, ऑफिस के जो है सफाई के कर्मचारी बन गए, कोई बहन को जो है पानी पिलाने का काम मिल गया, मगर सरकारी नौकरी मिल गई तो उसका परिवार आगे बढ़ गया, क्योंकि उसके पास एक जो है साधन बन जाता है, एक आवक का साधन बन जाता है, स्थिर आवक हो जाती है। और हम लोगों ने देखा है कि जो है हमारे जो जाहिर साहस जो कहते हैं, निगम कहते हैं, कॉरपोरेशन कहते हैं, भारत सरकार के और राज्य सरकारों के, उन्हें बड़े पैमाने पे, और सरकार ने भी जो ये देश में बड़े रोजगार के सृजन किए थे। ये देश में 10 करोड़ से भी ज़्यादा, 12 करोड़ से भी ज़्यादा परिवार जो हैं उनको सरकारी और सरकारी निगमों से और साथ साथ बड़ी कंपनियों से रोजगार प्राप्त होते हैं। और इतने नंबर में रोजगार जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो कहे जाते हैं, बिन संगठित क्षेत्र कहे जाते हैं, उनमें से उसको वो रोजगार प्राप्त होते हैं। मगर आज जो हम देखते हैं कि पिछले 10 साल से आहिस्ते 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 ये निगमों को खानगी जो है उसका खानगीकरण करते बड़े बड़े मूढ़ीपतियों के हाथ में देने की चेष्टा, एक प्रक्रिया, एक नीति अपनाई गई। और इसके साथ सरकार में भी है क्लास 3 और क्लास 4, उसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से भर्ती की प्रथा शुरू की गई है। मैंने मध्य प्रदेश में देखा था, जाम्बुआ जैसे इलाके में भी जो है एक एक गांव में से 2, 5, 10, 15 परिवारों को जो है छोटी मोटी नौकरी वहीं गांव में मिलती थी, मगर उसकी जगह कोई इंदौर से आता था, कोई गुजरात से आता था, और वो भी जो है उसका अधिकार समाप्त करके वो जो है दूसरे समाज के लोग हैं उसको नौकरी दी जाती थी। तो ये सबसे बड़ी जो है आज की हमारी सब लोगों की समस्याएं हैं। हमारे बच्चे ने, जिन लोगों ने आईटी पास किया, अच्छा अभ्यास किया, अच्छा जो एजुकेशन लिया, आज जो है पुणे में नौकरी करते हैं, बेंगलोर में करते हैं, मगर उन सब से भी पूछ लेना कि वो सब जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर के शिकार हुए हैं। मैं समझता हूँ ये देश की 70% से भी ज़्यादा यंग जनरेशन जो है, यंग लोग हैं, आज जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के जो हैं उसके शोषण से इतने प्रताड़ित हैं कि जब दिल्ली में एक स्ट्राइक थी यूनिवर्सिटी की, उनके बच्चे आए थे, उनमें से किसी एक लड़की थी, उनसे मैंने पूछा, बोलती है सर 20 साल 15 साल मुझको हो गई यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते करते, मैं डबल एमफिल हूँ, मैं रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में होती तो मुझको 32,000 रुपये मिलते, आज मुझको ये 8,000 रुपये देते हैं। दूसरे लड़के से पूछा कि भैया अकेला हो, शादीशुदा हो? बोलते हैं सर मेरी खुद की जो है कोई आमदनी का ठिकाना नहीं है, मेरी कल क्या होगी, नौकरी होगी कि नहीं होगी उसका ठिकाना नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि जो है मैं मेरा जीवन बनाऊँ, मैं एस्टैब्लिश हो जाऊँ, मैं स्थिर बन जाऊँ, मैं गृहस्थी शुरू करूँ।
तो ये जो परिस्थिति बनाई हुई है उसको रोकने की जिम्मेदारी है। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नीति बना दी है, जहां भी देखो एंट्रेंस टेस्ट में गफला, जहां भी देखो उसमें रोजगारी में गफला। और आज ये देश के 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, इसमें से 50% लोग ग्रामीण इलाके में से होते हैं। और जहां जहां भी हैं ट्राइबल्स बसते हैं, एससी बसते हैं, लैंडलेस लेबर बसते हैं, उन सब की जो है सबसे बदतर हालत हो गई है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी का मूल्य तभी होता है कि जब अंतिम आदमी जो होता है, गरीब से गरीब आदमी होता है, दूर दराज का इलाज का आदमी होता है, उसको भी आज़ादी के फल प्राप्त हों। और उसके तहत कांग्रेस सरकार ने नीति बनाई। 70 साल कांग्रेस ने शासन किया। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में शरद पवार साहब के नेतृत्व में एनसीपी के साथ भी शासन किया। और वो समय पे जो शासन था, आप सब लोगों ने देखा है कि लोगों को उठाने का शासन था। एक भी कोई भी पूछे, सामान्य परिवार से, गरीब परिवार से भी हमारे कई बच्चे जो है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ट्राइबलों में से कई आईपीएस बने, आईआरएस बने। मगर आज आप किसी से भी पूछ लो, आने वाले दिनों में आईएएस और आईआरएस को भी समाप्त करने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में संविधान को समाप्त करने जा रहे हैं। 2024 का चुनाव हार गए इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, झूठी फरेबी सरकार, जुमलेबाजों की सरकार, बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ हाथ मिला के ये देश के गरीब प्रजा का जो संसाधन है उनको लुटा देने वाली सरकार। और आज जिन्होंने महंगाई से एक एक आदमी को परेशान करके छोड़ा है, एक एक पढ़े लिखे युवा हो या कम पढ़ा लिखा युवा हो, रोजगार के लिए परेशान करके छोड़ा है। मगर उनको उनके भविष्य का कोई नहीं है। उनको अपनी सत्ता बनाए रखनी है, भाई से भाई को लड़ाना है, हिंदू मुस्लिम करना है, आदिवासियों को अन्य जातियों से लड़ाना है। मणिपुर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जहां वो लड़ाते लड़ाते 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों को गोली दागी गई। आज भी हम जनरल डायर को अच्छे तरीके से नहीं, मगर जहां भी जुल्म होता है तो याद करते हैं कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों की हत्या कर दी थी। इसी प्रकार से मणिपुर के तहत हर जगह पे निहत्थे लोगों की हत्या होती है। इसके सामने कोई आवाज उठाए तो उसको जो है कहा जाता है कि देशद्रोही है करके उसकी प्रताड़ना शुरू हो जाती है। किरबोरी जी जैसे कोई एक्टिविस्ट हिम्मत बताते हैं तो उसको भी हत्या कर दी जाती है। और पूरे देश में एक भय का शासन। और पहले तो 10 साल पहले तो वो परिस्थिति थी जब तक कांग्रेस का यूपीए का शासन था कि आप कोर्ट में जाके भी न्याय प्राप्त कर सकते थे। आज कोर्ट में जाके भी न्याय प्राप्त करना, मीडिया से अखबार उस तक कुछ बात ले जाना, वो भी एक स्वप्नवत बात हो गई है। वो भी एक आम आदमी के रीछ के बाहर की बात हो गई है। और आज ये परिस्थिति जो बनी है, आज आपकी जो परिषद आप बुला रहे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आपके जो है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं कि सबसेम प्लान और आपके लिए फंड का एलोकेशन हो, आप कहते हैं जल जंगल और जमीन के आपके पास अधिकार हो, आप कहते हैं कि आपके एरिया में ग्राम सभा के पास अधिकार हो, आप कहते हैं कि आपका जो है वस्ती के आधार पे आपका जो उसकी आपके रिजर्वेशन हो। ये सभी अधिकार तब रहेंगे जब संविधान बचेगा। संविधान के पर ही जब खतरा हो, उसके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुखिया जो बोल रहे हैं, भागवत जी जो कह रहे हैं, कहा जाता है कि उन्होंने तो नए संविधान का जो ड्राफ्ट भी तैयार रखा हुआ है। जो दिन 2024 में फिर से उसकी सरकार बन गई तो संविधान भी खत्म करके छोड़ देंगे। ये कौन से अधिकार की हम बात कर रहे हैं? मैं गुजरात की मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन था। जितने भी आप बात कर रहे हैं, पेशा एक्ट की बात करते हो, सेक्शन 5 की बात करते हो, आप जो है जल अधिकार की बात करते हो, ट्राइबल काउंसिल की बात करते हो, सामाजिक आपके रीति रिवाज को कानूनी उसका स्वरूप देने की बात करते हो, जितने भी अधिकार हैं उसके लिए हम राहुल गांधी जी ने वहां प्रोमिस किए थे। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने और राहुल गांधी जी ने एक बड़ा आह्वान पूरे देश को दिया है कि ये सरकार को जो है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों को 2024 में उखाड़ फेंक दें, जिसके तहत फिर से जो ये देश में एक संविधान की सरकार बने, फिर से ये देश में पिछड़े लोगों को अधिकार की जो है सरकार बने, फिर से ये देश में वो सरकार बने कि जहां महात्मा गांधी का सपना था
कि सबसे पीछे का आदमी है उसका सशक्तिकरण बने, मगर उसके लिए हम सबको जरूरत रहेगी कि हम सब एक यूनिटी बनाए। उनकी तो डिवाइड एंड रूल है, रिजर्व सीट के पर भी आपका एक कैंडिडेट इंडिया अलायंस का खड़ा होगा, वहां 2-3 और ट्राइबलों को खड़ा कर देंगे। सामाजिक दबाव आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैंने गुजरात में देखा था, कहीं मुस्लिम एरिया में इनके बी टीम के साथी आ जाते हैं, MIM वाले आ जाते हैं, कोई जगह पे BSP वाले आ जाते हैं, मगर सामाजिक दबाव से वो लोग को जो है अपना पर्चा वापस लेना पड़ता था। आप लोगों को भी इसके तहत एक सामाजिक दबाव भी बनाना पड़ेगा। आज आप परिषद में चर्चा करते हैं आपके अधिकारों की, मैं कहता हूं कि ट्राइबल अधिकारों की चर्चा के पहले संविधान बचाने की चर्चा जरूर से करें। हम सब एक बार जरूर से सोचे, आज यहां पवार साहब उपस्थित हैं, कि कोई आपने लोकतंत्र में पिछले 65-70 साल में कोई ऐसी सरकार देखी है कि जहां दिल्ली के सीमाड़े पे 2 लाख से भी ज्यादा किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो सरकार के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। जहां वो पहलवान बहनों के पर उसके पार्टी का कोई सांसद उसकी जातीय सतामणी करते हैं, कोर्ट में उसकी गुहार लगती है, उसके लिए आंदोलन होता है, फिर भी बेशर्मी से उसकी पार्टी उसको संरक्षण देती है। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई राज्य में महिलाओं के साथ इतनी जास्ती हो जाए, इसको निर्वस्त्र करके फिर से मार दिया भी जाए और 100 लोगों को गोली दाग दिया जाए, मगर उसके बारे में चर्चा भी न हो और देश का प्रधानमंत्री एक शब्द भी ना बोले। और ये इतनी महंगाई दे दे, 500 रुपए का सिलेंडर आपको 1100 रुपये में दें, आपको 2 रुपए की बिजली 9 रुपये में दे, चालू चुनाव में उसके कीमत बढ़ा दें, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ा दें, महिलाओं की इज्जत न रहे। आपके प्रदेश का फिगर मुझको पता नहीं, मगर मैं मध्य प्रदेश का जानता हूं कि जहां ये आज देश का सबसे बड़ा वो राज्य हो गया कि जहां से 2 लाख से भी ज्यादा बेटी और बच्चे जो हैं पिछले 5 साल में जो है लापता है, और इसके लिए कोई कार्रवाई ना हो। और वो सरकार बड़ी निम्रता से, संवेदन विहीनता से बैठी रहे, हाथ से हाथ जोड़ के बैठी रहे, और फिर भी छाती ठोकते कहती रहे कि हम बहुमत लाके रहेंगे, हम जो है तो 2/3 बहुमत लाके रहेंगे, ऐसी बात करें तो वो ताकत उसकी कहां से आती है? इतनी बिन संवेदनशीलता तो एक सरमुख हत्यार में होती है, क्योंकि सरमुख हत्यार जो होता है वो लोगों के लिए जो है जवाबदेही नहीं होता है, वो लोगों के मतदान से चुना नहीं जाता है। वो सरमुख हत्यार होता है, वो अपनी बंदूक की नाली की ताकत से जो है अपनी सत्ता बनाता है। और यहाँ कहते तो लोकतंत्र है, मगर ये लोकतंत्र में भी ये सत्ता कहां से प्राप्त करता है वो सोचने का यहाँ सब बैठे हुए लोगों का समय आ गया है। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बचे हैं, और ये लोकतंत्र में वो जो कहा जाता है, जो लोगों में चर्चा है कि चुनावों के मैनिपुलेशन से वो ताकत प्राप्त की जाती है, तो देश दुनिया के अनेक देशों ने जो है वो मशीन में गए थे, उसके जगह से फिर से मतपत्र में चले गए। इसी प्रकार की कोई पद्धति लानी चाहिए कि जहां हर व्यक्ति का, हर गरीब आदमी का मत किया है उसकी सही गिनती की जाए और उसके तहत उसको सत्ता मिले। मगर आज जो है मुझको बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है। मेरे गुजरात के कई आदिवासी लीडरों ने हमारे खरगे साहब को एक पत्र लिखा है कि आने वाले चुनावों के पहले आप सब लोग पॉलिटिकल पार्टी आवाज नहीं उठाते हैं कि ये मतदान की पद्धति जो है उसको भी सही तरीके से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनाती जाएगी, पारदर्शी बना दी जाएगी, जिसकी वजह से गरीब आदमी का सबसे बड़ा हथियार उसका मत होता है, जो मत मशीन गन से भी ज्यादा काम करते हुए जुल्मगार को सत्ता से खदेड़ देता है। वो सत्ता से खदेड़ देने के लिए उसका मत का जो है सही मूल्यांकन होने की पद्धति, पारदर्शी पद्धति बनाने के लिए आप लोग आवाज उठाएं। बाकी की तो कई आवाजें उठाई, बाबा साहब संविधान में लिख के गए हैं, मगर आज जो संघर्ष की आवश्यकता है वो संविधान को बचाने के लिए ये पारदर्शिता की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे, सतीश पैन्नाम जी से
सबसे निवेदन करूंगा कि सोचना है तो वो सोचिए कि ये इतने जुल्मगार क्यों बन गए हैं, उसकी ताकत कहां से आती है। रावण का मौत उसकी नाभि में था, तो ये जुल्मगारों का मौत लोकतंत्र में कहां है, उसके लिए जरा तो सोचें। इतनी बात से ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता हूं। आप सबसे मैं फिर से एक बार बड़ी शुभकामनाएं देना चाहता हूं, सतीश जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि लगातार सबको जागरूक करने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए एक ताकत इकट्ठी करते हैं। और मैं उनके जरिए आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारी पूरी ताकत अधिकारों के रक्षण के लिए लगा दे। ये जो स्थान पे हम बैठे हैं, यहाँ से हम कुछ बोल रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उसका अधिकार हमको तभी मिलता है कि जब राघोजी साहब ने जो बलिदान दिया था, वो बलिदान को हम याद रखते हुए हम हमारी जिम्मेदारी भी याद रखें कि हमारे को संघर्ष करना है और संघर्ष को सही दिशा में करना है कि जिसके तहत ये देश के करोड़ों आदिवासी, ट्राइबल्स और गरीब लोग जो हैं उनका भविष्य फिर से उज्जवल बने और आने वाले दिन उनके लिए सुखद बने। उन्होंने मुझको जहाँ जो आमंत्रित किया उसके लिए मैं पैंडम जी का, आपके संगठन का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सभी साथियों से फिर से मिलने का मौका मिलेगा और आगे हम हमारी संघर्ष आगे बढ़ाएंगे, वो कामना व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। पैंडम साहब ने राहुल जी को भी आमंत्रित किया था, वो आज उनके अन्य कार्यक्रम थे, नहीं आ पाए थे, तो ऑल इंडिया कांग्रेस की ओर से मैंने यहाँ आने का निश्चय किया था। आपसे मेरी बात रखी है, 2024 के लिए संगठित हो जाएं, तैयार हो जाएं, बंटवारा न होने दें और जुल्मगारों को उखाड़ फेंकने के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए अपनी ताकत जोड़ दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी।